आज हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है। एज 6 to 12 के जो बच्चे होते हैं क्लास 1 to 5 में, उन्हें मतलब उनका जो लेवल होता है वो लोअर प्राइमरी का होता है। इसी तरीके से 12 to 14 एज के बच्चे जो कि क्लास 6 to 8 के होते हैं और उनका जो लेवल होता है वो अपर प्राइमरी होता है। तो इनका इन टोटल में हम लोग बोल सकते हैं यही एलिमेंट्री एजुकेशन होता है क्लास 1 to 8। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का था वो इसे हम लोग यूईई भी बोल सकते हैं। इसका इज टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, मतलब सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना था। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को क्लास 1 to 8 टिल 6 to 14 ईयर ऑफ एज। तो इसको हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल 45 में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग जो था प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कंसेंसमेंट of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14। मतलब इसमें भी यही चीज बोली गई थी कि सभी बच्चों को 14 एज तक, जब तक वो कंप्लीट ना कर ले, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। मगर इसमें फिर हम लोगों ने कुछ ये भी पढ़ा, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमीशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन कमीशन जो कि 1964 to 1966 का था। इसमें रिकमेंड किया गया कि सभी बच्चों को जो ऑल दीज प्रोविजन मेड फॉर यूई आर द फुलफिलमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन्ड in Article 45 of the Constitution, and the state should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years। तो इसमें ये कोठारी कमीशन में हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा है कि इन्होंने भी इस चीज को रिकमेंड किया कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में भी, इट शैल बी इंश्योर दैट द फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, मतलब जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की होनी चाहिए, जो कि बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए एज 14 ईयर तक की, है ना। ऑफ एज बिफोर, मतलब ये तब तक कि जब तक हम लोग ना 21st सेंचुरी में पहुंचने से पहले, बिफोर वी एंटर द 21st सेंचुरी, ये चीज इन लोगों का ये था कि 14 इयर्स के बच्चों तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो कि सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की हो वो प्रोवाइड करना। इसके बाद उन्नीकिशन जजमेंट में भी 1993 में भी ये चीज दी गई कि एवरी चाइल्ड या सिटीजन जो कि कंट्री का है उसको एक राइट होना चाहिए फ्री एजुकेशन जब तक कि वो 14 साल की एज को कंप्लीट ना कर। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 45 था इसमें कुछ चेंज किया गया 86 अमेंडमेंट में। ये 3 तरीके के चेंजेस इसमें दिए गए। पहले तो चेंज था कि फंडामेंटल राइट्स में, जो कि आर्टिकल 21A में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद चेंज था आर्टिकल 45 में, जो कि DPST यानी कि ये जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और उसके बाद था लास्ट चेंज इन ये ड्यूटीज में, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंज था, जो कि आर्टिकल 51A के से समझाया गया। तो फिर जैसा कि 45 में क्या चेंज किया गया 86 अमेंडमेंट में, जो कि 2002 में इसको एक्ट के उसमें चेंज किया गया था। तो ये था कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें उनको बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि बैलेंस न्यूट्रिशन, हेल्थ सपोर्ट या एजुकेशन जो है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, मतलब एजुकेशन के साथ साथ उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर भी प्रोवाइड करनी चाहिए जब तक कि वो 6 साल कंप्लीट नहीं करते हैं, मतलब 6 साल के अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। 6 years से 14 years का जो क्राइटेरिया था उसमें इनको अर्ली चाइल्डहुड केयर भी प्रोवाइड करनी थी। ठीक है, इसके बाद इनका जो 21A में था वो था कि
स्टेट शैल बी प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। मगर ये एक तरीके का राइट, एक तरीके का इनका वो बना दिया गया, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग हो गया कि इन द मैनर एज द स्टेट मेड बाय लॉ डिटरमाइन। मतलब ये एक तरीके का लॉ बना दिया कि ये चीज है, कंपल्सरी एजुकेशन है और फ्री एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स के लिए, बट ये एक तरीके से लॉ डिटरमाइन करेगा। इसके बाद चेंजेस है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51 में ए में है। ये पेरेंट्स या गार्डियंस के लिए है, जो कि उनकी ये ड्यूटी है कि ये अपने बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं ही करवाएं, मतलब उन्हें पढ़ाएं ही पढ़ाएं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें मैंने समझी। अच्छा, इसमें कुछ भी वो हो तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एम। एम क्या है, एम या ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के। सबसे पहला एम है ये POA 1992 में भी बताया गया है। POA 1992 से मैं ये समझती हूँ, जो कि हम लोगों की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1986 वाली, उसी को जो रिवाइज पॉलिसी थी उसी को POA बोलते हैं। जैसा जितना मैंने समझा था, मैंने मैम को भी ये चीज करके भेज दी। तो इसमें जो फर्स्ट एम है दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। स्कूल की फैसिलिटी मिलना, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सभी को स्कूल की फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए। वो स्कूल की फैसिलिटी क्या होनी चाहिए? टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्लेग्राउंड, ब्लैक बोर्ड, बेंच। तो ये इस तरीके की ये जो स्कूल की फैसिलिटी है ये सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। स्कूल शुड बी एट वॉकिंग डिस्टेंस, स्कूल का वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। सेकेंड वन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। मतलब इसमें क्या है, इसके चलते ये था कि सभी बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको इनरोल होना ही चाहिए, और जो इनरोलमेंट है वो उनका अप्रोप्रिएट एज पे होना चाहिए और सही क्लास में होना चाहिए। सपोज अगर 6 साल का बच्चा है तो उसको फर्स्ट क्लास में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा में नहीं होना चाहिए। तो वो एक अप्रोप्रिएट एज को भी ध्यान रखना चाहिए इसमें। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, इसमें क्या है कि सभी बच्चों को जो जो भी इनरोल हुए हैं उनको अपना प्राइमरी एजुकेशन 8th क्लास तक कंप्लीट करना ही चाहिए। ठीक है, और उनमें मतलब रिटेंशन का नहीं होना चाहिए, उनको जैसे ड्रॉप आउट्स होते हैं, छोड़ दिया बीच में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपना कम से कम जो एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है वो एटलीस्ट कंप्लीट करनी ही है। इसके बाद मेक एवरी प्रोग्रेस रेगुलरली, मतलब जो जो सभी बच्चा है, सभी बच्चों को उनका जो प्रोग्रेस है वो रेगुलरली देखनी है, बनानी चाहिए। इसके बाद मैंने एक और पढ़ा है, यूनिवर्सल अचीवमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इसमें क्या है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे सपोज जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, या उनके थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मतलब सिर्फ वो किसी उसकी वजह से नहीं, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज के थ्रू भी बच्चों को समझा सकते हैं। बस इतना। हेलो क्या प्रियंका? हाँ, कंप्लीट हो गया मेरा टॉपिक। हाँ जी, हाँ जी। किसी को क्वेश्चन 1 में कोई क्वेरी तो नहीं है? अगर नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर इन केस फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप चैट बॉक्स में लिख देना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन 2 वी विल टेक दिस, तो प्रियंका उसको एक्सप्लेन कर देगी। ठीक है, अब है सेकेंड क्वेश्चन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि प्रियंका ने अभी जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन तक का बताया कि अप टू 14 ईयर्स तक की एज के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था वो अप टू 14 ईयर्स तक था। अब आती है बात सेकेंडरी एजुकेशन की, जो कि अबव 14 ईयर्स तक, 14 से 18 ईयर्स तक के बीच का। ठीक है, तो उसमें ये था कि जनरली होता क्या है कि अगर 14 ईयर्स तक का तो बना दिया, उसके बाद अगर वो फैसिलिटी सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन में नहीं मिलती है, तो जनरली होता क्या है कि अगर स्कूल बहुत दूर है, प्रॉपर डिस्टेंस पर नहीं है,
या फिर जो उनके लिए इजीली कन्वीनियंट हो चीजें वो नहीं होती हैं, तो जनरली 8th क्लास के बाद लोअर एरियाज में बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया जाता है। तो एजुकेशन प्रॉपर एज तक प्रॉपर कंप्लीट मिलने के लिए उन्होंने ये जो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान जो इन्होंने स्टार्ट करा था वो इसी के लिए था, इसको प्रमोट करने के लिए था। तो उसमें उनका कहना, उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें फर्स्ट था आपका कि यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस मींस मतलब सब हर बच्चे को पूरे तरीके से प्रिया जी आपने ज्वाइन किया, प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। हाँ, तो उनका ये था यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब हर बच्चे को एजुकेशन का एक्सेस मिले प्रॉपर वे में। लाइक अगर कोई बच्चा अगर हैंडीकैप है, फिजिकली एबल नहीं है, डिसेबल है, तो वो अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर कोई स्कूल होगा तो वो कैसे एजुकेशन ले पाएगा। तो उसके लिए प्रॉपर एरिया में प्रॉपर डिस्टेंस पर स्कूल होना बहुत जरूरी है, सो दैट ही और शी कैन गो एंड टेक द एजुकेशन, जो भी फैसिलिटीज उससे रिलेटेड उनको दी जाने वाली, ठीक है। और या फिर बोलते हैं जो एक वो कास्ट वाला था कि लोअर कास्ट का था या दलित चाइल्ड थे, तो उनको एडमिशन उसमें नहीं मिलना, ठीक है। उनको स्कूल में अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है, हाँ, या मिल गया है तो वहां पर बिहेवियर ऑफ द टीचर और द स्टूडेंट इज नॉट प्रॉपर, तो वो नहीं है। तो उस वजह से भी कई बार क्या होता था कि या तो बीच में ही बच्चे ड्रॉप आउट कर देते थे, वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला कि इसमें डिस्टेंस होना इज फाइन, एजुकेशन आप दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन बिहेवियर भी आपके क्लासमेट्स का, टीचर्स का होना इनके लिए बहुत जरूरी है। उन्हें ये फील नहीं आना चाहिए कि वी आर नॉट कॉम्पिटेंट और हमारे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से हम यहाँ पर फिट नहीं होते हैं। फिर उसके वो बोलते हैं कि करिकुलम भी प्रॉपर होना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई बच्चा अगर ब्लाइंड है, ठीक है, ऑल्दो उनके ही प्रॉपर सेट ऑफ स्कूल्स होते हैं, बट वहां पर भी अगर टेक्स्ट बुक्स जो उनके लिए उनके ब्लाइंड्स के लिए जो प्रॉपर उसमें बुक्स सेट होती हैं वो फॉर्मेट में वो वही होनी चाहिए, तभी उनको वो एजुकेशन प्रॉपर मिल पाएगी। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि जिस भी टाइप का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, कहीं पे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सो दैट कि कोई बच्चा बीच में ना छोड़े। तो बेसिकली चाइल्ड फ्रेंडली करिकुलम होना चाहिए और डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए। ओवरऑल इट्स बेनिफिशियल और कॉम्पिटेंट फॉर द चाइल्ड। सेकेंड इज इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस। वो जो अभी हम दलित वाली बात कर रहे हैं या फिर कास्ट वाली बात करें, वो यहाँ पर भी होती है कि दे आर 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस। तो वो टुवर्ड्स एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन है, बट वो उसके अंदर भी होनी चाहिए, और जब हम उसको ले रहे हैं तो वहां पर भी वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी जो स्कूल का करिकुलम है, स्कूल करिकुलम एम्पावर्स द चाइल्ड एडिक्वेलिटी टू इनिशियली अंडरस्टैंड। कोई भी करिकुलम वो अंडरस्टैंड करे, फिर उसमें से क्वेश्चन रेज करे, फिर फाइनली उनको वो डील कर पाए इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के लिए, सो दैट कि थ्रू आउट द लाइफ जो बच्चे की आफ्टर द स्कूल है उसे ये सारी प्रॉब्लम फेस वहां ना करनी पड़े। ये सारी चीजें विद इन द स्कूल, जो एक एज है उसकी 18 ईयर्स तक, चाहे वो एलिमेंट्री हो, प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी हो, उस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जानी चाहिए, सो दैट आफ्टर द स्कूल उसकी लाइफ प्रॉपर रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो ये बोलते हैं कि उन्होंने 6 डायमेंशंस बताए हैं जो कि द स्कूल सिस्टम विल हैव टू स्ट्राइव, जो कि स्कूल सिस्टम में ही इन चीजों पर वर्क होना चाहिए, जैसे कि जेंडर बेस्ड, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होना चाहिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि जो फाइनेंशियल वाला होता है कि भाई अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर फैसिलिटीज और सब दी जा रही है, और उसके साथ बिहेवियर भी अप टू द मार्क है, बट लोअर ग्रेड के साथ नहीं, लोअर लेवल या लोअर कास्ट के साथ नहीं है। फिर आता है सोशल, SC ST वाला, वो यहाँ पर भी है कि उनको भी एडमिशन हो, चाहे एजुकेशन हो, कोई भी फैसिलिटी हो, वो भी यहाँ पे इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। कल्चरल, इंक्लूडिंग द इश्यूज ऑफ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि अगर किसी के साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसीलिए रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई बच्चा है जहाँ की मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए
वो लैंग्वेज वहां पर पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये वाला प्रॉब्लम भी किसी बच्चे के साथ नहीं आना चाहिए। एंड सेम विद द रिलीजन ऑल्सो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी रिलीजन का हो, वहां पर इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। डिसेबिलिटी चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, बच्चा अगर आपने एडमिशन लिया है, बच्चा वहां पर है, पहली बात तो आप उसको वो नहीं कर सकते, उसके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटी स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अब बोला, अब ये बहुत मैंडेटरी है हर स्कूल में कि हर स्कूल में ना एंट्रेंस पर रैंप होनी चाहिए। वो इसीलिए बोलते हैं कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम, इट इज मैंडेटरी हर स्कूल को ये वाला एक अपने स्कूल में ये चीज फुलफिल करनी होती है। तो जब इंस्पेक्शन होता है तो ये भी चीजें देखी जाती हैं, प्राइवेट स्कूल्स हो, पब्लिक स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, ये वाली फैसिलिटी भी उन्होंने दी है। अपार्ट फ्रॉम द चाइल्ड, पेरेंट्स भी अगर स्कूल में आ रहे हैं या कोई भी अगर स्कूल में आ रहा है तो डिसेबल अगर कोई है तो उसके साथ ये हैंडीकैप के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूरल अर्बन मतलब वही कि गांव और शहर वाला भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। So all these dimensions need to be reflected with sensitivity in the curriculum. करिकुलम में भी इन चीजों को देखते हुए करिकुलम आपका बना होना चाहिए, so that the self esteem of each child, हर बच्चे की सेल्फ स्टीम प्रॉपरली बिल्डअप हो। कहीं पे भी कोई एक बच्चे के अंदर कहते हैं हेजिटेशन नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि दिस इज द एज, बिगनिंग, इनिशियल स्टेज होती है। अगर इस टाइम कोई बच्चा इन चीजों को फेस करता है या फाइट करता है, वो थ्रू आउट द लाइफ इन चीजों को फाइट करता है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि 25% ऑफ सेकेंडरी स्कूल जो है वो आज के टाइम में प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट अनएडेड स्कूल वही होते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज नहीं, मतलब एड नहीं मिलता है। ठीक है, उनको जो प्रिविलेज सेक्शंस होते हैं वहीं के बच्चे वहां पर आते हैं सोसाइटी के। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि ये जो 1964 ये कमीशन आया था, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए भी। तो उन चीजों का भी उन्होंने यही बोला है कि ये जो सारी प्रॉब्लम है ये सब चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, सो दैट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो एक वो एम और ऑब्जेक्टिव लेकर चले हैं वो फुलफिल हो सके। थर्ड इज रिलेवेंस एंड डेवलपमेंट। नो एजुकेशन टुडे कैन बी एक्सेप्टेड एज बीइंग रिलेवेंट। क्या क्या चीजें अगर नहीं होंगी तो हम वो एजुकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जैसे हेल्प्स इन अनफोल्डिंग द फुल पोटेंशियल। अगर एजुकेशन आपकी बच्चे के को पूरी तरह से उसके अंदर क्या उसके स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उन सब चीजों को जब तक आप पूरी तरह से निकाल कर बच्चे को फुली डेवलप नहीं कर देते हो तो कोई भी एजुकेशन आपकी फुलफिल नहीं होती है। वो बेसिकली एक बच्चे को डेवलप चाइल्ड नहीं बना रही है। प्लेज द रोल ऑफ लिंकिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विद द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ बच्चे को लिंक करना, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, प्रोडक्टिव हो, सोशियो कल्चरल इमोशनल डायमेंशन, हर लेवल पे इसमें हम डेवलपमेंट्स लेकर चल सकते हैं कि बच्चा हर डेवलपमेंट उसके अंदर प्रॉपर वे में होना चाहिए। बिकॉज 18 ईयर्स तक जब बच्चा आएगा तो ये सारी चीजें उसमें कंप्लीटली डेवलप हो जानी चाहिए और वो इन्हीं स्टेजेस पर कंप्लीट होनी चाहिए। उन्होंने 5 डोमेन्स में बोला है कि 5 डोमेन्स में डेवलपमेंटल रोल ऑफ एजुकेशन कैन बी इन्वेस्ट। कैसे कैसे? बिल्डिंग अप सिटीजनशिप फॉर अ कंट्री दैट इज स्ट्राइविंग टू बिकम अ डेमोक्रेटिक, एग्लिटेरियन एंड सेक्युलर सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि जो बच्चा एक कंट्री का सिटीजन बनेगा तो वो डेमोक्रेटिक, एग्लिटेरियन एंड सेक्युलर सोसाइटी, हर तरीके से बच्चा रेडी होना चाहिए किसी भी कंट्री का सिटीजन बनने के लिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू नॉलेज, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ओवरऑल हर सब्जेक्ट में बच्चे की नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। बच्चे के जो डेली लाइफ में जो चीजें उसे फेस करनी होती हैं या जो उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है वो सारी चीजें उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। इवॉल्विंग वैल्यूज इन प्लूरल सोसाइटी। प्लूरल सोसाइटी मतलब कि डिफरेंट ट्रेडिशंस, कल्चर्स जो होते हैं सोसाइटी के, उन सब का जो जोड़ है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल सोसाइटी। तो वो एक सेम टाइम पर मतलब खाली एक हिरारिकल नहीं, एक प्रॉपर वे में बच्चे के अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए। जेनरिक कॉम्पिटेंसीज दैट कट अक्रॉस वेरियस डोमेन्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज स्किल्स। मतलब बच्चे के जेनरिक कॉम्पिटेंसीज मतलब सेट ऑफ स्किल्स और नॉलेज जो होते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो भी बच्चे के अंदर बिल्डअप हो जाने चाहिए।
स्किल फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उन सब चीजों की नॉलेज भी बच्चे के अंदर आ जानी चाहिए, वो सारे स्किल्स उसके अंदर फॉर्म हो जाने चाहिए। डिमांड्स फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल स्किल, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, चाहे उसका लर्निंग स्किल हो, थिंकिंग स्किल हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, कुछ भी हो, हर लेवल पे बच्चा कंप्लीटली डेवलप हो जाना चाहिए। फोर्थ इज स्ट्रक्चरल करिकुलर एस्पेक्ट्स, करिकुलर रिफॉर्म्स कांट बी डीलिंग, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली बच्चे के अंदर दैट है मिनिमम 10 years, जो कहते हैं कि 10 साल के अंदर कॉमन करिकुलम आपका चला आ रहा है, वो बच्चे के अंदर खाली वर्क करने का या नॉलेज बेस नहीं होना चाहिए, वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए कि बच्चे के अंदर वर्क ऑफ नॉलेज भी आए, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज भी डेवलप हो, मतलब नॉलेज उसके अंदर ओवरऑल कंप्लीट आ जाए, सेम विद द वर्क। वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर दोनों लेवल पर चलना चाहिए, स्ट्रक्चर भी उसके अंदर प्रॉपर हो और जो करिकुलर एक्टिविटीज या करिकुलर एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी भी उसके अंदर प्रॉपरली डेवलप। तो ये जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है, इन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए 1 अप्रैल 2010 में इंडियन पार्लियामेंट ने जो एक हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था 1 अप्रैल 2010 में फोर्स में आया था, जो स्टार्ट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उनका ये था कि जो हमारे हाँ, उनका कहना ये था कि ये जो स्कीम है हमारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके अकॉर्डिंग 75% हमारा एनरोलमेंट, जो कि पहले 52.26% है 2005-06 तक, वो एटलीस्ट 75% हो जाए टिल 2017 सेकेंडरी स्टेज तक। तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये जो डिस्टेंस वाला एक प्रोस्पेक्ट है ये कंप्लीट होना चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर डिस्टेंस पर एजुकेशन मिलनी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक जो एक डिस्क्रिमिनेशन है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, चाहे वो सोशल स्टेटस को लेकर हो, चाहे वो उनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हो। डिसेबिलिटी बैरियर जो बताया मैंने वो वाला भी इस लेवल पर आके फिनिश हो जाना चाहिए, और यूनिवर्सल एक्सेस बेसिकली मिलना चाहिए कि हर बच्चे को हर तरीके की चीजें इसमें मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजें इसी राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर उन्होंने जब लॉन्च किया तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, सो दैट टिल 2020 तक हर बच्चा मतलब स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट कर ले जो उसके अंदर भी एडमिशन लेता है। ठीक है, तो the Central Advisory Board of Education is the highest advisory body to advise the central and state government. Central और state government को CAB, Central Advisory Board of Education ने advise किया था कि in the field of education ये सारी चीजें हो। Recent year have seen certain important committees and commissions बनाई गई थी प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के जितने भी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो 18 इयर्स तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो 4 प्रिंसिपल्स इसके अंदर बताए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल अबाउट। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप बता दीजिए, कोई पॉइंट शायद रह गया हो तो उसको भी आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 लवली जी। हाँ जी, यस। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, सॉरी एक मिनट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दो टॉपिक को मर्ज किया गया है। पहली चीज है यूनिवर्सलाइजेशन, दो टॉपिक, दो चीजों को मर्ज किया गया, यूनिवर्सलाइजेशन और एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। तो अभी तक हमने स्टार्टिंग से अब तक काफी चीजें पढ़ी स्कूल एजुकेशन के बारे में कि किस तरीके की स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए या थी या अब हो गई है, या किस तरीके के रिफॉर्म्स आए हैं या स्कीम्स आई हैं, पॉलिसीज आई है, अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए। तो अब यहाँ पर हम यूनिवर्सलाइजेशन में ये पढ़ रहे हैं कि उन्हीं पॉलिसीज, स्कीम या अमेंडमेंट्स को किस तरीके से यूनिवर्सलाइज किया गया है। दैट मीन्स ऑल पैरामीटर्स को कवर करते हुए वो फैसिलिटी सबको पहुंचाई गई है विदाउट सीकिंग ऑफ फ्रीडम, अनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, रेस, कुछ भी नहीं देखते हुए उसको यूनिवर्सल किया गया, यानी कि
हर बच्चे को या हर इंसान को वो एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। नाउ अब हम आते हैं, जब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की, जो इम्प्रूवमेंट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, काफी पॉलिसीज को लेकर के की गई, काफी पॉलिसीज के थ्रू की गई। तो उनमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने पढ़ा DPEP, मिड डे मील, SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो एक चीज चित्रा बोलना चाहूंगी कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8 बोथ आर बी सेम। हाँ, राइट। तो आई थिंक मैं सारी चीज इसी में ही कवर कर लेती हूँ 3 में, क्योंकि दोनों ठीक। सेम है, बस डिफरेंस क्वेश्चन का ही है। एग्जैक्टली, Now, राइट। तो अब हम DPEP की बात करते हैं। जैसे अभी तक हम सबने पढ़ा DPEP क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ऑल ओवर काफी चीजें तो इसमें रिपीटेड ही हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब है कि वो प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया, जिसके थ्रू एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट ने सोचा कि वो बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दे। क्यों दे? क्योंकि हर बच्चे का सबसे पहले प्राइमरी एजुकेट होना जरूरी है। नॉट हर बच्चे का, हर इंसान का प्राइमरी एजुकेट होना जरूरी है। और आज की डेट में हमारे पास, जैसे अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमारी कंट्री में अबाउट टू बी 60% हमारी कंट्री का पोर्शन अभी भी गांव में रहता है, खेती करता है, किसान है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। तो होता क्या है, जनरली वो लोग इतने ज्यादा उन सब चीजों से एसोसिएटेड हो जाते हैं कि उनके पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं होती है। जनरली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तो गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट ने क्यों फोकस किया? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोकस करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक प्राइमरी एजुकेशन पहुंचा सकती है ना। अब आप बात 173 पेज नंबर पे लास्ट दिया है, ये हमारा इसमें 1994 के अकॉर्डिंगली 42 डिस्ट्रिक्ट्स कवर की गई थ्रू द गवर्नमेंट। ठीक है ना, मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, जो ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं। मैं इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स एम बताती हूँ। तो नाउ DPEP के में क्या एफर्ट किया गया? तो द प्रोग्राम आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट फॉर इनिशिएटिंग डिसेंट्रलाइजेशन एजुकेशन प्लानिंग। ऑलरेडी जो भी मैं बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम इस तरीके से शुरू किया जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीजों को इनिशिएट करे या फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करे, जिससे कि डिसेंट्रलाइज एजुकेशन प्लानिंग, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो प्लानिंग है एजुकेशन देने की हर बच्चे को, वो पूरी तरीके से सब लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस। Selection of the unit for a planning, namely a district, is in line with the understanding वन सेक लवली, प्लीज। प्रिया, आपका ना माइक अनम्यूट है, प्लीज आप उसे म्यूट कर लो, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है आपके बैकग्राउंड से। Okay. Okay. Yes, lovely. A district is in line with the understanding that India had arrived at as a per the recommendation of the various committees। यानी यहाँ पर जब हम बात करें डिसेंट्रलाइज एजुकेशन के बारे में ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वहां पर क्या किया गया? इस तरीके की कमिटीज बिठाई गई जिनके रिकमेंडेशन से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम फेस करे वही दूसरी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम फेस हो। तो इस तरीके की कमिटीज बिठाई गई कि जो अपनी तरफ से कुछ न्यू एडॉन्स कर सके, कुछ एडॉन्स कर सके, रिकमेंड कर सके कि किस तरीके के और चेंजेस आने चाहिए, या और इस पर्टिकुलर रीजन में या इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए और उस पर्टिकुलर में नहीं होना चाहिए। Now the second point, program attempted to alter the pattern of the resources decisions from state level to local level। यानी ऑल्टर किया गया, चेंजेस किए गए अकॉर्डिंग टू द नीड, चेंजेस किए गए। स्टेट लेवल टू लोकल लेवल का मतलब हुआ कि एक हिरार्की लेवल मेंटेन किया गया किसी भी प्रोग्राम को ऑल्टर करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए या फिर अमेंड्स करने के लिए। तो एक हिरार्की लेवल को फॉलो किया गया, उसका रीजन सिर्फ ये है जिससे कि वो किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ ना पाए और चीजें जो उनके प्रोग्राम्स और जो उनकी स्कीम्स हैं वो कहीं पर भी डिफेक्टिव ना रहे। Now, the third point, the program attempted to strengthen the planning process to make it more consecutive, participatory and transparent। यानी कि प्रोग्राम इस तरीके से बनाया गया जिससे कि लोग जो है वो कॉन्फिडेंट हो। क्यों कॉन्फिडेंट होते? जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी। अगर चीजें हिडन है कि हमने फीस नहीं लेनी है लेकिन फिर फीस ले रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं, हमने बोला कि हम हिंदी एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन देंगे, बट हिडन है हिंदी दे रहे हैं, इंग्लिश नहीं दे रहे, बिकॉज हमारे पास अवेलेबल टीचर्स नहीं है, या इक्विपमेंट्स नहीं है, या प्रॉपर ट्रेन्ड टीचर्स नहीं। तो
ऐसी सिचुएशंस, ये जो थर्ड प्रोग्राम कहता है वो कहता है कि पॉलिसी को स्टेंड करने के लिए या फिर चीजों को और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने कंसल्टेटिव चीजें रखी, पार्टिसिपेटरी चीजें रखी और ट्रांसपेरेंट, यानी पॉलिसीज आर ट्रांसपेरेंट, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। कंसल्टेटिव यानी कि जब उन्हें नीड हो तो वहां पर वो चीजों को डिस्कस कर सके कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। Now the fourth point, it tried to provide a professional resource support to academic activities through new organizational arrangement like BRCs and CRCs। कह रहा है कि कुछ ऐसी प्रोफेशनल रिसोर्सेज सपोर्ट टू एकेडमिक एक्टिविटीज, जैसे हमने अभी पीछे बात की को कैरिकुलम एक्टिविटीज के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पर है कि कुछ ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज शुरू की गई प्राइमरी लेवल पर कि जरूरी नहीं है कि चीजों को आप कहते बहुत ही सब्जेक्टिव होकर सीखें। कई बार होता है, जैसे हमने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, उसमें बच्चे को सब्जेक्टिव होकर पढ़ाने की कोशिश की गई तो पेरेंट्स फेल हो गए, स्कूल के रेगुलर स्कूल का टीचर फेल हो गया, लेकिन एक स्पेशल टीचर आता है और उसको स्पेशल ढंग से पढ़ाता है द सेम थिंग, बट जब पढ़ाने का तरीका इज डिफरेंट, तो उस बच्चे को वो चीजें बहुत अच्छे से वो अडॉप्ट करता है और उसके अंदर इम्प्रोवाइज और डेवलपमेंट होता है। द सेम थिंग विल बी हियर। It attempted to provide support to school through providing a contingency grant of rupees 2,000 to each school and 500 to every teacher annually। यानी जैसे हम अभी तक कल तक बात कर रहे थे कि केवल बच्चों को ही इम्प्रूव या एजुकेशन देना ही नहीं है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स ट्रेनिंग, ये सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है। केवल टीचर्स का ही फॉल्ट नहीं होता है, अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी या फिर उन्हें मोटिवेशन पावर ना मिले। मोटिवेशन पावर कहाँ से आती है? मोटिवेशन पावर आती है मनी से, विच इज अ वेरी बेसिक थिंग, जैसे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो टीचर्स को क्या किया गया, 500 रुपीज एनुअली उनका इंक्रीज किया, एडिशनल दिया गया, और स्कूल को ग्रांट दिया गया 2,000 रुपीज का, जिससे कि वहां पर क्या हुआ, मोटिवेशन पावर बढ़ी तो एजुकेशन में इंटरेस्ट आया। Now the sixth one is the planning process tried to create a local level capacity both at district and sub district level. These efforts in an initial stage were supported through the existing administrative arrangements and a professional bodies। यानी ये जो प्लान था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे मतलब दोनों ही तरीके से इसे कवर अप किया गया, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। यानी कि डिस्ट्रिक्ट में भी वो छोटे छोटे यूनिट्स और छोटे छोटे गांव जहां पर लोग पढ़ने से डरते थे कि उनको लगता था पढ़ाई इज अ वेस्टिंग ऑफ मनी एंड वेस्टिंग ऑफ टाइम वेस्टिंग, तो इसलिए उन दोनों चीजों को उन्होंने कवर किया। जिससे क्या हुआ, वो सपोर्टेड थ्रू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। किसके थ्रू किया? उन्होंने उसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स से उन चीजों को कवर अप किया, क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को कवर करते तो वो प्रोग्राम उनके हाथ से निकल जाता। तो इनिशियली उन्होंने क्या किया, जो उनके पास एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था या एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनके थ्रू उन्होंने आगे चीजों को प्रोसीड किया। नाउ अब आता है कि द नेशनल, इसी में ही द नेशनल कोर टीम कंसिस्ट ऑफ 12 फंक्शन एरियाज। यानी कि इन्होंने जो प्लानिंग की बात डीपीईपी के में जो मेन काम थे वो थे क्या? इनका मेन काम था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन देना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जब हम बात करते हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट उसमें ऑटोमेटिकली आता ही है एज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, नाउ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने इक्वल लेवल पर यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने एजुकेशन को सपोर्ट किया। टीचर्स ट्रेनिंग पर उन्होंने ध्यान दिया, कैरिकुलम ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दिया, यानी कि किस तरीके की कैरिकुलम्स एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्लस सब्जेक्टिव भी एंड नॉन सब्जेक्टिव भी। नॉन सब्जेक्टिव में को कैरिकुलम एक्टिविटीज हो गई और कैरिकुलम में सिलेबस हो गया कि सिलेबस जो होना चाहिए वो इस तरीके का इजी एंड स्मूथ होना चाहिए कि बच्चों को चीजें समझ में आए। डिफिकल्ट वर्ड्स हो लेकिन पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उस चीजों को इजीली होल्ड अप कर सके। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, कहते हैं नींव मजबूत होती है तो पेड़ अच्छा होता है। द सेम थिंग विद द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। स्टेट फाइनेंस यानी ग्रांट प्रोवाइड की गई, बिकॉज विदाउट ग्रांट नथिंग इज पॉसिबल, स्पेशली इन द रूरल एरियाज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जेंडर इश्यूज को भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि गांव में अगेन वही होता था या डिस्ट्रिक्ट में या रूरल एरियाज में वही होता था, गर्ल चाइल्ड क्या करेगी स्कूल जाके, वो उसको तो शादी होकर के चौका चूल्हा करना है तो वो घर में ठीक है। तो इस इशू पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ट्राइबल एजुकेशन, अगेन ट्राइबल एजुकेशन में सबसे ज्यादा आज भी ट्राइबल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हमारी कंट्री के ट्राइबल एरिया जो है या ट्राइबल पीपल जो है वो अनएजुकेटेड है। टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लवली बस एक बस मीटिंग एंड होने वाली है, लिंक ग्रुप में आ चुका है, तो जैसे ही एंड होता है आप इमीडिएटली प्लीज ज्वाइन करिएगा, ठीक है? हाँ, यस ओके, नाउ अब बात करते हैं